Assalamualaikum. So today we are going to talk about memory. Memory is basically the ability to recall or recollect the information from past or remote events, जिसमें आपकी इमीडिएट मेमोरी से आप रिकॉल करते हो या आपकी रीसेंट मेमोरी से रिकॉल करते हो या लॉन्ग टर्म मेमोरी. ठीक है, अब आगे हम इसकी ढेर सारी टाइप्स भी देखेंगे. बेसिकली होता क्या है कि आपके फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि एक आपकी साइनाप्स है, एक साइनाप्स यहाँ पे बड़ी हुई है, यहाँ से सिनेप्टिक टर्मिनल आ रहा है, वो आपके पास इस साइनाप्स को जिसको हमने एक्साइट किया स्टिमुलेट करना उसको एक्साइट किया जा रहा है. लेकिन हमने पहले भी पढ़ा पे कि ऐसा ऐसा क्या होता है कि ये जो होता है ना इनमें इनहिबिशन होने लगती है. ऐसा ऐसा प्रोग्रेसिवली क्या होता है कि स्टिमुलस वीक होता रहता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं हैबिचुएशन. लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टिमुलस जा रहा है और एक्चुअली यहाँ पे होता है कि इसकी डैम्पनिंग नहीं हो रही, बल्कि इसकी डैम्पनिंग को प्रिवेंट करने के लिए अगर कोई फैसिलिटेटर न्यूरॉन आ रहा है और वो भी इसको स्टिमुलेट कर रहा है और ये भी स्टिमुलेट हो जा रहा है, तो इसको प्रोसेस को हम सेंसिटाइजेशन कहते हैं. तो मेनली जो बेसिक सेंसिटिविटी ऑफ द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन का चेंज होने से आपकी मेमोरी बनती है. इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि मेमोरी आर स्टोर्ड इन द ब्रेन बाय चेंजिंग द बेसिक सेंसिटिविटी ऑफ द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन. अब यहाँ पे हमने कहा कि बेसिकली सबसे पहले जब कोई भी न्यूरल पाथवे आता है तो मेमोरी ट्रेसेस बनते हैं. मेमोरी ट्रेसेस स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे बनते हैं, यानी कि रिफ्लेक्सेस के लेवल पे भी मेमोरी ट्रेसेस बनते हैं, लोअर ब्रेन सेंटर्स में भी बनते हैं और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी बनते हैं. और जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बनते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. अब हमने कहा कि पॉजिटिव या नेगेटिव मेमोरी होती है. मेमोरी की अगर आप क्लासिफिकेशन करो ना तो वो 3 तरीके से हो सकती है. ठीक है, सबसे पहले हमने कहा कि मेमोरी कहाँ पे कौन कौन से एरिया से एसोसिएटेड है. हिप्पोकैम्पस, पेरा हिप्पोकैम्पल एरिया, थैलेमस, एमिग्डालोइड एरिया, विजुअल एरिया, ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी और ये वाला एरिया. क्योंकि अब पता है इन सारे एरियाज में इन्फॉर्मेशन स्टोर होनी ना. हमें ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि हमने इस बंदे को कहाँ पे देखा हुआ है, हमने ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि हमने ये चीज़ कहाँ पे सुनी हुई है, कहाँ पे देखी हुई है. फिर हमने ये याद रखनी है कि हमने ये कब सूंघी थी, यानी कि उसका क्या टेस्ट था. फिर हमें यहाँ पे आपके वेस्टिबुलर एरिया में भी इन्फॉर्मेशन याद रहती है. फॉर एग्जाम्पल आपने पहले कोई बैलेंस मूवमेंट किया था, बाद में आपको बैलेंस मूवमेंट याद आता है कि मैंने इस तरह से अपना बैलेंस को किया था, तो ये सारी चीज़ें आके याद आती हैं. तो ये सारी एरिया जो है वो मेमोरी में इन्वॉल्व होते हैं. अब 3 तरह की मेमोरी होती है. मेमोरी को आप कॉन्शियसनेस के बेस पे, इंटरेस्ट के बेस पे और टाइम ऑफ इवेंट्स के बेस पे आप 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हो. अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव मेमोरी जो होती है ना वो आपकी इंटरेस्ट के बेस पे क्लासिफाई होती है और इनका जो मैकेनिज्म होता है उसमें सेंसिटाइजेशन हैबिचुएशन आ जाती है. अब आपको पता है कि बहुत सारी मेमोरी 99% जो मेमोरी होती है आपको पता है कि एक टाइम पे जो ब्रेन होता है ना इट इज इनंडेटेड विद दी सेंसरी इम्पल्सेस. बहुत ज़्यादा सेंसरी इम्पल्सेस आ रही होती हैं जिसमें से मोस्टली कौन सी होती है आपकी नेगेटिव मेमोरी होती है जिसको आपने स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती. तो उस मेमोरी को डिस्कार्ड कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ हैबिचुएशन. ठीक है, हम आगे देखते हैं. इसको हम सिनेप्टिक इनहिबिशन कहते हैं. ठीक है, कि नेगेटिव मेमोरी एक होती है नेगेटिव मेमोरी जो कि आपकी अनइंपॉर्टेंट मेमोरी होती है और फ्रॉम सेंसेस से जो अनइंपॉर्टेंट मेमोरी को नेगेटिव मेमोरी कहते हैं. और नेगेटिव मेमोरी में इसकी डेफिनेशन इस तरह से आते हैं कि इन द एबिलिटी टू अवॉइड दोज मेमोरी विच आर अनइंपॉर्टेंट एंड बोरिंग फ्रॉम ऑल 5 सेंसेस. ठीक है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव मेमोरी. ठीक है, जिसमें आप सिनेप्टिक इनहिबिशन का फिनोमेना या फिर हैबिचुएशन का फिनोमेना होता है. ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसी मेमोरी जिसमें कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस हो या वो किसी पेन से या प्लेजर से रिलेटेड हो. ठीक है, और हमने कहा कि तो ब्रेन में डिफरेंट ऑटोमेटिक एबिलिटी होती है कि उन मेमोरीज को स्टोर कर लिया जाए. ठीक है, और किस तरीके से उनको हम कहते हैं पॉजिटिव मेमोरी. मेनली आपकी पॉजिटिव मेमोरी जो है वो प्लेजर की मेमोरी होती है, जैसे गुड टेस्ट, गुड स्मेल. ठीक है, इसमें फैसिलिटेशन हो जाती है और मेमोरी सेंसिटाइजेशन हो जाती है कि आपके पास कोई फैसिलिटेटरी न्यूरॉन होता है जो कि आपके सिनेप्टिक टर्मिनल को बार बार एक्साइट कर रहा होता है. और वो कहते हैं कि जो आपके बेसल लिम्बिक रीजन होते हैं ना, ये वो रीजन होता है जो डिसाइड करता है कि आपकी कौन सी मेमोरी होती है पॉजिटिव और कौन सी मेमोरी होती है नेगेटिव. तो ये आप याद रखना है कि बेसल लिम्बिक रीजन होता है जो कि डिसीजन करता है आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव मेमोरी में कॉन्ट्रास्ट का. अब मेमोरी की क्लासिफिकेशन हमने पहली बात की कि आप 3 तरह में क्लासिफाई कर सकते हो. अब अगर हम बात करें कि टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की बेस में तो उसमें 3 तरह की होती है. शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कि मिनट से लेकर सेकंड्स तक क्लास कर सकती है. ठीक है, उसके बाद होती है इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म मेमोरी. इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म मेमोरी को आप इंटरमीडिएट मेमोरी या रीसेंट मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हो. ठीक है, इंटरमीडिएट सिर्फ मेमोरी भी कहते हैं, इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कह सकते हैं. रीसेंट मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी यही होती है जो कि आपके पास स्टोर तो रहती है 4 डेज से लेकर वीक्स तक, लेकिन वो फेड कर जाएगी इवेंचुअली. और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो आपकी लाइफ टाइम तक रहती है. फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को बना था, तो मुझे हर मरते दम तक पता रहेगा कि पाकिस्तान 14 अगस्त को बना था. ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जो कि लाइफ टाइम तक स्टोर हो जाती है. ठीक है, अब वो कहते हैं कि अगर हम जनरल क्लासिफिकेशन देखें तो आपको पता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप होती है जिसको हम कहते हैं वर्किंग मेमोरी. ये सिर्फ तभी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है जब हम कोई पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करें. फॉर एग्जाम्पल हमने एक टाइम में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करे थे, तो उस वक्त हमें वो न्यूमेरिकल्स ईजी से सॉल्व हो गए थे. बाद में शायद हमें ना याद हो कि हमने वो कैसे सॉल्व किए थे. ठीक है, आपके वर्किंग के दौरान. तो हमने कहा कि मेनली इट विल इसका जो कोर्स होता है वो इंटेलेक्चुअल रीजनिंग तक रहता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप इट विल बी टर्मिनेटेड एज ईच स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व. ठीक है, इंटेलेक्चुअल रीजनिंग तक कोर्स रहता है इसका वर्किंग मेमोरी का. ये शॉर्ट टर्म मेमोरी की टाइप है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी बिजी खत्म हो जाती है. अब 2 तरह की मेमोरी होती है ऑन द बेस ऑफ द कॉन्शियसनेस. ठीक है, एक होती है डिक्लेरेटिव मेमोरी और एक होती है आपके पास स्किल मेमोरी, या फिर आप इसको डिक्लेरेटिव या नॉन डिक्लेरेटिव भी कह सकते हो. डिक्लेरेटिव मेमोरी को आप एक्सप्रेसिव या फिर रिकॉग्निशन मेमोरी भी कहते हो, और स्किल मेमोरी को जो है वो आप इम्प्रेसिव मेमोरी भी कहते हो, या और भी बहुत ज़्यादा नाम है. इसको हम यहाँ से ज़रा देख लेते हैं. ठीक है, ये आपकी होती है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी जिसको आप इम्प्रेसिव या स्किल मेमोरी भी कहते हो. इट इज़ बेसिकली इसको रिफ्लेक्सिव और हैबिट मेमोरी भी कहते हैं. इट इज़ द अनकॉन्शियस रिकॉल ऑफ इवेंट्स फ्रॉम इमीडिएट रीसेंट और लॉन्ग टर्म मेमोरी. और जो डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है जिसको आप DER से डर से याद रख सकते हो, एक्सप्रेसिव या रिकॉग्निशन मेमोरी, इट इज़ बेसिकली द कॉन्शियस रिकॉल ऑफ इवेंट्स
ठीक है, यानी कि उसको हम कहते हैं कि फ्रॉम द इमीडिएट रिसेंट और यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी से। अभी वो कहते हैं कि आपकी जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है वो एपिसोडिक मेमोरी भी होती है और सिमेंटिक मेमोरी होती है। एपिसोडिक मेमोरी जो आपके इवेंट से रिलेटेड होती है और जो सिमेंटिक मेमोरी होती है वो आपके फैक्ट से रिलेटेड होती है। ठीक है, डिक्लेरेटिव में दो तरह की आ जाती है, एपिसोडिक जो कि इवेंट से है और सिमेंटिक जो कि आपके फैक्ट से है। ठीक है, अब इनमें होता है कि वो कहते हैं कि डिक्लेरेटिव मेमोरी जो होती है ना वो नॉन डिक्लेरेटिव में कन्वर्ट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अब आगे हम देखेंगे कि बेसिकली होता क्या है, लेकिन पहले मैं आपको थोड़े से डिफरेंसेस बताती हूँ, फिर मैं इनकी जनरल कॉन्सेप्ट बताऊंगी। ठीक है, डिक्लेरेटिव मेमोरी मेनली आपके किसी भी एक्सपीरियंस डेवलप करता है। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ, आपने कोई पिछले साल किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की थी, आपको ये याद है कि मैंने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, किस वक्त इन्वेस्टमेंट की थी, उस वक्त मेरे साथ कौन कौन था, और ये सारी आपको जो माइनस ही डिटेल्स होंगी वो भी उस इंटीग्रेटेड थॉट के बारे में आपको हर डिटेल का पता होगा। इसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी। और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी आपकी स्किल मेमोरी होती है जो कि आप उसी वक्त डेवलप करते हो और फिर वो आपकी इंस्टिंक्ट में आ जाती है। इसकी मैं एग्जाम्पल आपको बाद में दूंगी, पहले हम देख लेते हैं इसके डिफरेंसेस। इट इज द कॉन्शियस रिकॉल, इट इज द अनकॉन्शियस रिकॉल। ठीक है, इट इज अ नॉन रिफ्लेक्सिव नॉन हैबिट रिकग्निशन मेमोरी, जबकि ये रिफ्लेक्सिव और हैबिट मेमोरी होती है। डिक्लेरेटिव मेमोरी में अवैल्यूएशन और कंपैरिजन होती है और ऑफन ये एक सिंगल एक्सपीरियंस के बाद आपकी डेवलप कर जाती है। सिंगल एक्सपीरियंस में इतना बड़ा हुआ कि डेवलप कर गई, लेकिन आपके पास यहाँ पे इस केस में ऐसा नहीं होता। दूसरा, ये आपके पास लर्न तो हम करते हैं लेकिन इंस्टिंक्टिव नहीं होती, जबकि जो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है वो इंस्टिंक्ट में आ जाती है। उसके बाद सॉरी उसके बाद आती है कि यहाँ पे जो आपकी नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है उसमें कहा कि एनालाइज एसोसिएटिव एंड नॉन एसोसिएटिव लर्निंग लाइक सम क्लासिकल कंडीशनल रिफ्लेक्स, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात करनी है कि जो आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है ना वो किसी भी थॉट के बारे में, उसकी वेरियस डिटेल्स के बारे में हमें बताती है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस में हमें डिफरेंट जो है हमें डिटेल्स उसकी पता चली, तो हमें उस मेमोरी की सराउंडिंग्स, उस मेमोरी के टर्म रिलेशनशिप्स, उस मेमोरी के कॉजेस, क्या आपके पास कॉज था, हमने क्यों इन्वेस्टमेंट की, उसकी मीनिंग, उस इन्वेस्टमेंट से हमें क्या मिलना था। ठीक है, और सराउंडिंग हमने कहाँ की, टाइम रिलेशनशिप कब की, कितने बजे की, तो ये सारी चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, किसी भी एक्सपीरियंस के बारे में या फिर किसी भी इंटीग्रेटेड थॉट के वेरियस डिटेल्स का याद रखना इज द डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसको सिंबॉलिक या वर्बल टाइप ऑफ मेमोरी भी कहते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि इसकी दो टाइप थी, कौन सी थी, सिमेंटिक थी और आपकी एक सिमेंटिक जो कि आपके पास फैक्ट के बारे में होती है, और एक इसकी टाइप थी दैट वाज दी एपिसोडिक। ठीक है, जो कि इवेंट्स के बारे में होती है, एपिसोडिक। अच्छा, स्किल मेमोरी हमने कहा, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हिटिंग अ टेनिस बॉल। अब जब एक दफ़ा उसने अपने स्किल ये सीख लिया, उसके बाद जब उसने बॉल को देखना, किस वेलोसिटी से उसने अपने रैकेट को स्ट्राइक करना है और क्या रिड्यूस होगा कि वो रैकेट कहाँ तक जाएगा, ये सारी जब वो एक दफ़ा कर लेगा ना तो उसको ये चीज़ें याद देंगे, वो उसके इंस्टिंक्ट में आ जाएंगे, उसको हम स्किल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो हमने टाइमिंग के बेस पर क्लासीफाई की थी, इनकी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं, लेकिन गाइडेंस में यहाँ पे इसके बहुत मैकेनिज्म लिखे हुए हैं। पहले हमने क्लासीफाई की कॉन्शियसनेस के बेस पे वो होती है डिक्लेरेटिव और नॉन डिक्लेरेटिव। ठीक है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। फिर हमने बात की थी उससे पहले इसकी आपकी इंटरेस्ट के बेस पे, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाती है। अब हम यहाँ पे टाइमिंग के बारे में बात करते हैं। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना, वो आप किसी का नंबर याद करते हो तो वो थोड़ी देर का जो आपको याद है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। इसके दो मैकेनिज्म होते हैं। एक तो ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक टेम्परेरी मेमोरी ट्रेस बना था, और अगर उस टेम्परेरी मेमोरी ट्रेस में ही पॉजिटिव रिवर्बरेटिंग सर्किट चलते रहते हैं तो एक तो वो हो गया। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएंगे, आपको कितनी देर तक, मिनट्स तक रहती है ना। और दूसरा यहाँ पे प्री सिनेप्टिक फैसिलिटेशन इनहिबिशन होती है। दो मैकेनिज्म होते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी के। या तो हमने कहा कोई आपके पास टेम्परेरी मेमोरी ट्रेस था, वहाँ पे एक सर्किट्स ऑफ रिवर्बरेटिंग न्यूरॉन्स चले, और दूसरा प्री सिनेप्टिक फैसिलिटेशन या इनहिबिशन हो सकती है, सिर्फ प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक नहीं। ठीक है, इंटरमीडिएट मेमोरी जो आपकी बेसिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये इवेंचुअली जो है ना मेमोरी ट्रेसेस एक्टिवेट तो होते हैं लेकिन वो परमानेंट नहीं बनते। ये परमानेंट तब बनेंगे जब आप उसको दोबारा रिपीट करते हैं, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमने याद रखना है कि यहाँ पे आप एक तो याद रखना है कि यहाँ पे फिजिकल चेंज होगा और केमिकल चेंज होगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे प्री सिनेप्टिक टर्मिनल भी चेंज होता है और पोस्ट सिनेप्टिक मेमोरी भी चेंज होता है। ठीक है, इसमें क्योंकि इसकी स्पेशल अटेंशन उसको चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने पहले बात की कि ये जो मेमोरी रहती है ये फ्यू मिनट से लेकर 3 वीक्स तक रहती है, और ये एक्चुअली ना कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था आपके पास स्नेल के ऊपर, और उन्होंने क्या किया था कि एक आपका होता है सेंसरी स्टिमुलस, जो कि सेंसरी टर्मिनल यहाँ पे आ रहा होता है, जो कि उस न्यूरॉन पे आ रहा होता है जिसको याद हमने एक्साइट करना है या इनहिबिट करना है। ये आपका सेंसरी टर्मिनल है। इस सेंसरी टर्मिनल के ऊपर एक्ट कर रहा है एक आपका फैसिलिटेटेड टर्मिनल। अब होता है यहाँ पे क्या है कि एक होता है फिनोमेना हैबिचुएशन का, जिसमें क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे होता है कि सबसे पहले जब सिनेप्टिक ट्रांसमिशन हो रही होती है तो कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं और कैल्शियम चैनल यहाँ पे ट्रांसमिट करे होते हैं, लेकिन हैबिचुएशन में होता है कि जो कैल्शियम चैनल होंगे उनकी प्रोग्रेसिव डीजनरेशन हो जाएगी, उसको कहते हैं हैबिचुएशन। ठीक है, और सिनेप्टिक यानी कि अगर आपने सिनेप्टिक वो ट्रांसमिशन करनी है तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे अगर कोई भी नॉक्शियस स्टिमुलाई आएगा वो फैसिलिटेटेड ट्रांसमीटर को एक्साइट करेगा। एट द सेम टाइम जब आपके पास सेंसरी टर्मिनल एक्साइट होगा, उसी टाइम जब फैसिलिटेटेड टर्मिनल एक्साइट होगा ना, तो फिर क्या होगा कि इसके बजाय कि ये आपके पास कनेक्शन लूज हो, यहाँ पे डैम्पिंग हो, बल्कि ईज हो जाएगी आपके पास फॉरवर्ड ट्रांसमिशन की, जिसकी वजह से 3 वीक्स तक, अगर बहुत स्ट्रांग हो तो 3 वीक्स तक क्या रहता है कि आपके पास जो इस सिनेप्टिक सिनेप्स के अंदर वो मेमोरी स्टोर रह सकती है। अब अगर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की बात करें तो मैंने पहले आपको बता दिया कि हैबिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पे प्रोग्रेसिव क्लोजर हो जाती है कैल्शियम चैनल्स की, और बहुत ज़्यादा हमें ये नहीं पता कि उसको कौन इनिशिएट करता है, लेकिन प्रोग्रेसिव क्लोजर हो जाती है। ठीक है, नेवरदलेस यहाँ पे स्मॉलर, क्योंकि जब कैल्शियम कम रहेगा तो आपके पास वेसिकल्स कम रिलीज होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर कम रिलीज होंगे, तो आपके पास ऐसा ये डैम्पन हो जाएगा। जबकि फैसिलिटेशन के मैकेनिज्म में आपके पास कुछ डिफरेंट चीज़ें आती हैं।
जब आपके पास सिनेप्टिक टर्मिनल और फैसिलिटेटेड टर्मिनल, ठीक है, दोनों एक साथ स्टिमुलेट हो रहे होते हैं ना, तो यहाँ से सेरोटोनिन रिलीज होता है आपके पास फैसिलिटेटेड टर्मिनल से ऑन टू दी मेम्ब्रेन ऑफ द सेंसरी टर्मिनल। वो जो सेरोटोनिन होता है वो आपके पास अंदर आता है, साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट करता है। साइक्लिक एएमपी से आपके पास क्या होता है कि प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होता है, उससे आपके पास सर्टेन ऐसे चैनल्स की पोटेशियम चैनल्स की फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, या फिर उनके उन पार्ट्स की फॉस्फोराइलेशन हो जाती है जो कि उनको ब्लॉक कर देंगे। जब आपके पास पोटेशियम चैनल्स ब्लॉक रहेंगे तो पोटेशियम इन्फ्लक्स, पोटेशियम का नॉर्मली क्या होता है, इन्फ्लक्स, पोटेशियम इन्फ्लक्स नहीं होगा और मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज ही रहेगी। पोटेशियम की ई फ्लक्स ने डीपोलराइजेशन करानी थी, लेकिन पोटेशियम इन्फ्लक्स ही रहा तो डीपोलराइजेशन वो रहेगी। जब वो डीपोलराइजेशन रहेगी तो आपके पास कैल्शियम चैनल्स ओपन ही रहेंगे और कैल्शियम से आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता रहेगा और आपके पास जो ट्रांसमिशन है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग जो है वो होती रहेगी, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा हमने कहा कि ये दिखाया गया है कि आपके पास जो लॉन्ग टर्म, अगर हम देखेंगे जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ना, हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो उसमें आपके पास स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो अब जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसमें देखना कि एक्चुअल स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कि आपके पास आपके वीक से लेके ईयर्स तक आपको याद रहती है, ठीक है। इसमें हमने याद रखना कि अगर फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसा ड्रग दे देते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में ब्लॉक कर देते हैं, तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलप नहीं कर सकेगी। प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। इनमें बेसिकली आपको बताना चाहिए कि फिजिकल रिस्ट्रक्चर और रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सिनेप्सेस होती है, फिजिकल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सिनेप्स। तो चार चीजें हो सकती हैं, या तो आपने एक चीज याद रखनी है कि प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाए। एक यहाँ पे जो हम यहाँ पे पहली चीज में बताती हूँ जो पांचवी है कि इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस इन दी प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, क्योंकि प्रोटीन अगर सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगी तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बनेगी। अगर प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो फिर आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेगी, ठीक है। इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस इन प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। इसके अलावा अगर आपके पास वेजिकल रिलीज साइट्स बन जाए या नंबर ऑफ वेजिकल्स ही बढ़ जाए, ठीक है, या फिर आपके पास प्री सिनेप्टिक टर्मिनल बढ़ जाए, या फिर जो उसको इंपल्सेस को ले रहे हैं वो डेंड्रिटिक स्पाइन्स बढ़ जाए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एंड देयर चेंज इन द कनेक्टिविटीज। यहाँ पे से कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी हुई, लेकिन ऐसा ऐसा वो कहते हैं ये होता है कि जब आपके पास डेवलपमेंट होती है ना तो साथ साथ न्यूरॉन डेवलप करते हैं और न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट में नर्व ग्रोथ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जितने ज्यादा नर्व ग्रोथ फैक्टर होंगे उतने ज्यादा न्यूरॉन डेवलप करेंगे, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी में तो होता है ये फिनोमेना कि यूज इट या लूज इट, या तो वो यूज करेंगे और वो एरिया बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा, या फिर वो यूज नहीं करेंगे और वो एरिया डेवलप नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ साथ ही हमने उसकी कान को कवर कर दिया किसी चीज़ से, कोई वजह की वजह से, अगर उसको वो कवर ही रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो ऑपोजिट साइड की जो ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स के जो विजुअल कॉर्टेक्स है, सॉरी, उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो डीजनरेट कर जाएंगे, आपके पास ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ठीक है। कंसोलिडेशन क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना, उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। और ये कब होता है, जब आप एक्टिवेटेडली किसी भी चीज़ को रिपीट करते हो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जब एक्टिविटी रिपीट करोगे ना तो आपके पास सिनेप्सिस में फिजिकल, केमिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस आएंगे जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनिमल कंसोलिडेशन के लिए आपको जो है वो क्या नाम है 5 से 10 मिनट चाहिए होते हैं और मैक्सिमम कंसोलिडेशन के लिए आपको जो है ना वो 1 घंटा चाहिए होता है, ठीक है। 1 घंटा भी आप ले सकते हैं। हमने कहा कि इट फॉर इंस्टेंस अगर सेंसरी इंप्रेशन जो है ना वो आपके पास, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि आपका जो कोई सेंसरी इंप्रेशन जो कि ब्रेन पे पड़ा है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कंसोलिडेशन को प्रिवेंट कर सकती है। हमने ये तो बता देना कि कंसोलिडेशन क्या होता है, क्या जब आप किसी भी चीज़ को एक्टिवली रिपीट करो तो आपके पास सिनेप्सिस में फिजिकल एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं जो कि उसको खत्म कर देती हैं। अब बेसिकली हमने कहा कि कंसोलिडेशन जो होती है वो प्रिवेंट हो सकती है किसी कन्वर्जन से। कन्वर्जन क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक बर्स्ट ऑफ इंपल्सेस आ गए तो वो जो है ना उसको इनएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। सिजर्स जो कि आपके पास बर्स्ट ऑफ इंपल्सेस हो सकते हैं, या फिर हमने कहा कि डीप जनरल एनेस्थीसिया से कोई होता है बाज़ इसको एनेस्थीसिया देते हैं, उसको जब उठता है तो उसको पीछे चीज़ें याद ही नहीं रहती कि बिल्कुल सोने से पहले उसकी क्या क्या उसकी चीज़ हुई थी, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा था कि अगर हम टेम्परेरी डायनामिक फंक्शन ऑफ ब्रेन को ब्लॉक कर दें, उसके बाद रिहर्सल एनहांस करेगी ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। आप जितनी ज़्यादा किसी भी चीज़ को रिहर्स करोगे उतनी ज़्यादा उसकी जो ट्रांसमिशन है फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी वो एक्सेलरेट होगी, वो पोटेंशिएट होगी, ठीक है। अच्छा, न्यू मेमोरीज हमने कहा कि यहाँ पे कोडिंग का ये फिनोमेना चल रहा होता है। बस ये होता है कि आपके पास जो न्यू मेमोरीज होती है उनको कोड किया जाता है, उनको पुरानी मेमोरी के साथ जो है वो मिक्स किया जाता है, पुरानी और नई मेमोरी में डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसको दोबारा से स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब जो हमने कहा हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस जो है अपने याद रखना कि ये प्रमोट कर रहा होता है स्टोरेज मेमोरी को, ठीक है। ये इन्वॉल्व होता है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने वाला। टेम्पोरल लोब का सबसे मीडियल एरिया होता है। यहाँ पे अपने रखने के अगर फॉर एग्जाम्पल हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाता है तो आपकी वर्बल या सिंबॉलिक लेवल मेमोरी नहीं बन सकती, यानी कि डेक्लेरेटिव मेमोरी नहीं बन सकती, लेकिन स्किल्ड मेमोरी में कोई डिफरेंस नहीं आता। स्किल्ड मेमोरी फिर भी बन सकती है, ठीक है, या फिर लेकिन जो वर्बल या सिंबॉलिक लेवल मेमोरी है जो आपकी डेक्लेरेटिव मेमोरी होती है वो नहीं बन सकती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने कहा कि अगर फॉर एग्जाम्पल हिप्पोकैम्पस का बायलैटरल लेजन होता है तो एंट्रोग्रेड एमनेसिया होता है और यूनिलैटरल लेजन से इसका रिट्रोग्रेड एमनेसिया का। अब यहाँ देखो रन से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने कहा है कि हिप्पोकैम्पस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट पाथवे। इसकी वजह क्या होती है कि हिप्पोकैम्पस क्यों यानी कि आपके पास ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि मैंने कौन सी मेमोरी को स्टोर करना, कौन सी मेमोरी को नहीं स्टोर करना। इसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा आउटपुट पाथवेज निकल रहे होते हैं आपके रिवॉर्ड के पनिशमेंट के, और ये जो आउटपुट पाथवेज होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं हमारे बैकग्राउंड मूड और मोटिवेशन से। एक बंदे की मोटिवेशन ही होती है जो कि हमें ड्राइव करती है कि हमें किसी चीज को याद रखना है या नहीं रखना, ठीक है। तो इसीलिए आपने रखते हैं हिप्पोकैम्पस जो है वो इसी क्योंकि इसमें आउटपुट पाथवे निकल रहे होते हैं रिवॉर्ड और पनिशमेंट के, या हमारे मूड को और हमारे मोटिवेशन को सेट करता है। इसलिए
हम यहाँ से डिसाइड करते हैं कि हमें कोई चीज़ को स्टोर करना है या नहीं स्टोर करना। इसमें आपके पास हिप्पोकैम्पस भी इन्वॉल्व होता है और डोर्सल मीडियन न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस भी इन्वॉल्व होता है। आगे हम देखेंगे कि आपके पास हिप्पोकैम्पस जो है वो थोड़े से इस तरह से इन्वॉल्व है कि अगर हिप्पोकैम्पस का डैमेज होता है ना, ठीक है, रिट्रोग्रेड एमनेसिया क्या होता है? सबसे पहले लगता है कि रिट्रोग्रेड एमनेसिया ये होता है कि एक तो यूनिलैटरल लेजन से होता है। इसमें क्या होता है कि आप इट विल अफेक्ट द मेमोरी बिफोर द एमनेसिया, यानी कि एमनेसिया से पहले वाली जितनी भी पीछे वाली मेमोरी थी, जो रिमोट पास की मेमोरी थी, वो आपको याद नहीं रहती, ठीक है, उसमें उसको रिकॉल करने में मुश्किल होती है। क्यों मुश्किल होती है? अगर वो कहते हैं कि हिप्पोकैम्पल लेजन होता है ना, तो इसमें रिट्रोग्रेड और एंट्रोग्रेड एमनेसिया दोनों हो सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके पास एक ही होगा, दो होगा, लेकिन उसमें दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल थैलेमस खास तौर पर लेजन होता है ना, तो थैलेमस के लेजन से खास तौर पर आपके पास रिट्रोग्रेड एमनेसिया होता है। क्यों? क्योंकि थैलेमस बेसिकली क्या कर रहा होता है, थैलेमस आपकी जो स्टोर्ड मेमोरी होती है उसमें से इन्फॉर्मेशन को सर्च करता है और सर्च करके हम उसको रीड आउट करते हैं, ठीक है। तो थैलेमस इज इन्वॉल्व इन स्टोरिंग एंड सर्चिंग ऑफ द मेमोरी। तो मेमोरी की मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कि आपके पास मेमोरी की स्टोरिंग, बल्कि ये भी एबिलिटी हमें होनी चाहिए कि जो मेमोरी स्टोर्स हमने बनाए हुए हैं उनको सर्च करना और उनको रीड आउट करना, ठीक है, जो कि थैलेमस का फंक्शन है। तो इसलिए खास तौर पर थैलेमस के स्पेसिफिक लेजन से आपको रिट्रोग्रेड एमनेसिया होता है, जबकि हिप्पोकैम्पस के लेजन से जो है वो हमने कहा ना कि बायलैटरल और यूनिलैटरल लेजन होता है, तो बायलैटरल से एंट्रोग्रेड और यूनिलैटरल से रिट्रोग्रेड हो सकता है। दूसरा हिप्पोकैम्पस, हमने यही बात की कि जो हिप्पोकैम्पस होते हैं अगर वो डैमेज हो जाए तो आपके पास डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ लर्निंग यानी कि वर्बल या सिंबॉलिक टाइप ऑफ लर्निंग नहीं हो सकती, लेकिन जो स्किल्ड लर्निंग होती है वो फिर भी हो सकती है। कोई इसमें मसला नहीं होता कि स्किल लर्निंग नहीं हो सके। दूसरा जो एमनेसिया हमने पढ़ा, एंट्रोग्रेड होता है, एक रिट्रोग्रेड होता है, एक आपको होता है ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेसिया। जो ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेसिया होता है इसकी कॉज अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन ये 24 घंटे तक जो है ना वो ऐसा ठीक हो जाता है। और एक होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेसिया जो कि ट्रॉमा के बाद होता है।